हो रहा। पंकज जैन साहब, सबसे बड़ा डर वॉर का था। अभी तक स्थायी तौर पे कुछ कहा नहीं गया है। अभी भी बाजार कुछ सुनना चाहता है क्या कि ट्रंप के साथ जो बातचीत होगी दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो जाए, वॉर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ईरान बात मान ले, इजराइल बात मान ले, लेबनान पे हमला ना करे। तो जब सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल सिनेरियो प्री वॉर स्तर पे चला जाए, तब बाजार को पुराने स्तर पे जाने में कितना टाइम लगेगा? देखो लक्ष्मण जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मार्केट्स बड़ी फ्यूचरिस्टिक होती हैं और मार्केट्स बड़ी स्मार्ट होती हैं। एंड मार्केट डरपोक भी होती है। दे आर डेफिनेटली मच मच स्मार्टर। तो जो आपने अभी सेंटेंस कहे कि ये सब कुछ एक्चुअल जब साइन हो जाएगा क्या उसके बाद मार्केट अग्रसर दौड़ेगा, आई थिंक तब तक तो मार्केट एक अपना शॉर्ट टर्म पीक बना चुका होगा। आई थिंक जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, when the actual if that happens in recent times, actual sign of peace settlement किसी तरह का साइन होता है या लॉन्गर टर्म सीज फायर किसी तरह की साइन होती है, जैसे ट्रंप जी कह रहे हैं कि अगर वो साइन होता है तो मैं शायद खुद चला जाऊं इस्लामाबाद साइन करने में। बट एक देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड द लिप, तो हमें उस चीज का एक अंदेशा हर टाइम रहना चाहिए। बट जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि मार्केट ऐसा अंदेशा है, मार्केट मान के चल रहा है कि अब यहां से पॉजिटिविटी या पीस काइंड ऑफ सिनेरियो ज्यादा होना चाहिए बजाय कि वॉर एंड एक्टिव बमबारी काइंड ऑफ सिनेरियो। तो उसी सीन पे हम भी अपने आप को लेके चल रहे हैं, उसी सीन पे हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड ये है कि इसके बावजूद वंस, जैसे मैंने अभी कहा कि हम रीसेंट बॉटम से पिछले 3-4 हफ्ते पहले जो एक बॉटम बना था 22,200-300 का, वहां से ऑलरेडी करीब 2,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुके हैं। एंड इफ व्हेनेवर दीज एक्चुअल इवेंट्स अनफोल्ड ओवर नेक्स्ट 5-7 डेज, क्या निफ्टी यहां से 500-700 पॉइंट और बढ़ जाता है, और अगर बढ़ जाता है तो वी वुड बी समवेयर क्लोजर टू से 25,000 आउट निफ्टी। एंड वहां पर फिर मेरे को लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रिचनेस आ जाएगी, रिचनेस इन टर्म्स ऑफ की मार्केट की वैल्यूएशन। एंड देन जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, दे मे कम इनटू एक्टिव पिक्चर। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह का सिनेरियो पिछले 1-1.5 महीने में देखा है हमने अपनी इकोनॉमी में, उसके अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं, उसका किस तरह का इफेक्ट आता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर पे हो, चाहे वो ईएमसी सेक्टर पे हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर पे हो, चाहे वो एनबीएफसी सेक्टर पे हो, चाहे वो आईटी सेक्टर पे हो, दैट इज टू द सीन। अभी तक के जो 3-4 रिजल्ट्स आए हैं, दे हैव बीन न्यूट्रल काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अभी आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, कल 2-3 दिग्गज बैंकिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आई थिंक काफी सारे सिनेरियो, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से एक वन वे ट्रैफिक बना रहेगा। बट उसमें जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, व्हाट वी आर ट्राइंग टू गाइड आवर क्लाइंट्स, जो हम हैंड होल्डिंग अपने क्लाइंट्स की कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट चल रही है, मार्केट यहां से थोड़ी और भी चलेगी, बट यू हैव टू स्टे इन द रेलेवेंट सेक्टर, इन रेलेवेंट स्टॉक्स। आप अगर अभी भी नॉट सो परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपना पैसा लगा हुआ है, आपको लगेगा मार्केट 2-3 हजार पॉइंट निफ्टी चल भी गए, एंड आई हार्डली मेड आवर मनी। और उस रेलेवेंट सेक्टर्स को इफ आई हैव टू पिन पॉइंट दो सेक्टर्स, अगर मेरे को 4-5 सेक्टर्स का नाम लेना हो, आई थिंक डिफेंस इज वन। इसमें से ये चल भी चुके हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नो रॉकेट साइंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। डिफेंस एज अ सेक्टर मेरे को लग रहा है इसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है पिछले 1 साल में, चाहे वो जिस तरह से हमने वॉर लाइक सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड देखा है या अपने नेबर्स के साथ भी देखा है। आई थिंक एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, एंड आई थिंक थिंग्स आर हियर टू चेंज, और उसका काफी सारा बेनिफिट हमारी जो अच्छी दिग्गज कंपनीज है उनको मिलेगा। और दैट इज द इफेक्ट। अगर हम अपने डिफेंस, जो मेजर डिफेंस फंड्स है, म्यूचुअल फंड में देखें, तो पिछले 1 से 3 महीने में 8-8, 10-10, 12% रिटर्न आया, आई थिंक सो दिस इज वन इंडस्ट्री आई थिंक विच विल कीप ऑन बेनिफिटिंग, और इसमें हमारे को ध्यान रखें। ईएमसी सेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं सारे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, सर्किट्स हुए, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स हुए, आई थिंक दिस इज, इसमें हमने देखा था कि वैल्यूएशन डिस्ट्रक्शन भी काफी हो गई थी, काफी नीचे वैल्यूएशन चली गई थी, तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छी अट्रैक्टिव हो गई थी। और यहां से हम देख रहे हैं कि दिस इज वन स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा नया पैसा जा रहा है। हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल के लिए मैं शायद वो बात नहीं बोल पाऊंगा, बट हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, हॉस्पिटल एज अ सेक्टर, मेरे को लग रहा है कि उसमें वैल्यूएशन अच्छी हो गई थी। सो दीज आर कैपिटल मार्केट, आई थिंक नॉट टू फॉरगेट कैपिटल मार्केट। जिस तरह से ये सेक्टर चल रहा है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही है पिछले 2-3 महीने में, जिस तरह के वॉल्यूम्स रहे हैं, आई थिंक दैट वॉलेटिलिटी हैज हेल्प दिस सेक्टर
इन ग्रोथ। तो आई थिंक कैपिटल, और हमने अभी कल ही एक बड़ी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट भी देखे, काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सो दिस इज वन सेक्टर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई थिंक दिस इज वन सेक्टर व्हिच चार सेक्टर आपने बताया मेटल्स, आई थिंक मेटल्स हैज बीन एवरग्रीन, मेटल्स हैज बीन एवरग्रीन सेक्टर लक्ष्मण जी। तो इन 4-5 सेक्टर्स पे, सॉरी या 4 सेक्टर आपने बताया, हाँ 5 आपने, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट, मेटल। तो इसमें एक सेक्टर जो है वो कैपिटल मार्केट हम लोगों ने देखा वाकई अभी इस रैली में काफ़ी अच्छे चले हैं और कई कंपनियां तो इसमें ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है। तो कैपिटल मार्केट के साथ साथ और भी कुछ सेक्टर है जो आप ऐड करना चाहेंगे सिन्हा सर? क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जैन साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि रैली आए और आप इस रैली को मिस कर जाए, आपका पोर्टफोलियो रैली में शामिल ना हो। तो लक्ष्मण जी, पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हमारा नजरिया कौन सा है। क्या हम 1 महीने का नजरिया रखे हैं या 3 महीने का नजरिया रखे हैं, साल भर का या 3 साल का नजरिया? क्योंकि उस पर ही निर्भर करेगा कि आपने किस सेक्टर का चुनाव किया है। आपके प्रोग्राम पर मैं पहले भी आया हूं, उस समय भी मैंने कहा है कि कई बार संभव है कि अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सेक्टोरल चुनाव करेंगे, तो हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। मिस कर देंगे। तो अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा लक्ष्मण जी कि देखिए, पिछले 1.5 साल में जो बाजार का बिहेवियर रहा और खास करके पिछले 1.5 महीने में जो बाजार का बिहेवियर रहा, उसने कम से कम क्रिस्टल क्लियर इस बात को तो कर दिया है ना कि हम को सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें डिफेंसिव स्टॉक्स और सिक्लिकल स्टॉक्स का सही मात्रा में सम्मिश्रण होना चाहिए। तो डिफेंसिव से मेरा मतलब क्या है? डिफेंसिव में आपके टेलीकॉम हो गया, आज के संदर्भ में सॉफ्टवेयर को भी मैं डिफेंसिव मानूंगा। उसमें आप जैसा कि जैन साहब शायद कहते हैं हेल्थ केयर, तो वो एक सेगमेंट हो सकता है और इसमें ट्रेडिशनली तो एफएमसीजी को भी माना गया है, तो वो एक सेगमेंट हो गया। और दूसरा सेगमेंट है सिक्लिकल्स का, जिसमें कि कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की। सबसे पहला सवाल आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपका प्रोपोर्शन अब तक 50% डिफेंसिव और 50% सिक्लिकल का था, तो अब ये प्रोपोर्शन आपको बदलने की जरूरत है। आपका 60% से लेके 70% तक भी अगर आप सिक्लिकल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और 30 से 40% ही डिफेंसिव में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने ये एलोकेशन कर दिया तो फिर हम दूसरे लेवल पर आते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो अपॉर्चुनिटी को लक्ष्मण जी मैं 4 बास्केट में बांटता हूं। पहला अपॉर्चुनिटी का अवसर हमें तब मिलेगा जब क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं और भी ज्यादा गिरेंगे। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे ऑटोज और केमिकल्स, पेंट की कंपनीज। दूसरा बास्केट अगर हम देखें तो दूसरा बास्केट एविएशन भी है, बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरा बास्केट जो है, और उसे ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुए लक्ष्मण जी, कुछ इसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी होंगे। ऐसी एनबीएफसी जो कि ऑटो लोन्स देती हैं या इस तरह के क्षेत्र में काम करती हैं, वो भी बेनिफिशियरीज होंगे। दूसरा बास्केट अगर मैं देखूं तो दूसरा बास्केट होगा जो बेनिफिट करेगा गैस की सुचारू सप्लाई से। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सिरामिक कंपनीज और फर्टिलाइजर कंपनीज। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। तो ये दूसरा बास्केट हो गया। तीसरा बास्केट जो है वो उन सेक्टर्स का है जो बेनिफिट करेंगे मिडिल ईस्ट के रिकंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जिस तरह की तबाही मची है मिडिल ईस्ट में, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे इंजीनियरिंग कंपनीज, पाइप कंपनीज। तो ये तीसरा बास्केट हो गया। चौथा बास्केट है जो कि दोनों डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों को स्ट्रैडल करता है। वो उन सेक्टर्स का है जहां पर जरूरत से ज्यादा पिटाई हो गई इस गिरावट में। अब जैसे कि चूंकि बॉन्ड के यील्ड्स ऊपर गए तो पीएसयू बैंक की पिटाई हो गई, आईटी क्षेत्र की कंपनीज की पिटाई भी कुछ ज्यादा हो गई। कहां पर एआई की स्टोरी खत्म हुई और कहां पर फियर की स्टोरी शुरू हुई वो पता ही नहीं चला, उनमें करेक्शन ज्यादा हो गया। तो जो अपने मीन प्राइस से रिकवरी हो गई वो चौथा बास्केट है।
तो आप अगर इन चारों बास्केट में अपने सेक्टर्स और स्टॉक्स का चुनाव कर लेंगे, तो इस रिकवरी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा ख्याल ही एक ही सलाह है कि आप थोड़ा 2 साल, 3 साल का नज़रिया रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से नजरिया लेके चले। हाँ, क्योंकि हम लोग मार्केट में रैली की कगार पे हैं, ना कि ब्रेकडाउन के। तो अगर हम रैली के कगार पे हैं, तो हमें 2-3 साल का नज़रिया देख के अपना पोर्टफोलियो आज बनाना चाहिए। तो 2-3 साल का नजरिया रखिए और जो पोर्टफोलियो आपने बताया 3 हिस्से बांट करके, उस 3 हिस्से में आपने कई सारे सेक्टर रखे और सबके पीछे एक वैलिड रीजन यहाँ पे था। सुदीप सर,